बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में रानी अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। आज रानी का 18वां जन्मदिन था। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रानी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि रानी का 18वां जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। रानी को हमेशा लहंगे पहनने का बहुत शौक था, इसलिए रानी के माता पिता उसके लिए गोल्डन लहंगा लेकर आते हैं और उसे उसके जन्मदिन का गिफ्ट देते हैं। रानी बेटा, यह देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं, गोल्डन लहंगा। तुम्हें हमेशा से ही लहंगे पहनने का बहुत शौक था ना, इसलिए तुम्हारे पिताजी और मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुम्हें गोल्डन लहंगा दिया जाए। बताओ रानी बेटा, कैसा लग रहा है? माँ, आप मेरे लिए कभी कोई चीज लेकर आए मुझे अच्छी न लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये गोल्डन लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप दोनों दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हो। आपको मेरी हर छोटी छोटी चीजों का कितना ख्याल रहता है। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। रानी बेटा, तुम्हारे जन्मदिन की सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारा केक नहीं आया। अरे रानी की माँ, क्या वह केक समय पर डिलीवर कर देंगे या हमें वहाँ जाकर अपनी बिटिया का केक लेकर आना चाहिए? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बिटिया का केक लेने तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। ऐसा कहकर रानी के माता पिता रानी के जन्मदिन का केक लेने चले जाते हैं। रानी अपने माता पिता का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक रानी की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। रानी के माता पिता उसके लिए केक लेकर आ रहे थे। अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। रानी के पिता की तुरंत मृत्यु हो जाती है, लेकिन रानी की माँ की कुछ सांसें चल रही थी। जब रानी को अपने माता पिता के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो रानी भागकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाकर रानी को पता चलता है उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माँ की कुछ सांसें चल रही हैं। माँ, पिताजी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाना। आप दोनों के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगी? माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना। आप देखना, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। रानी बेटा, मेरे भैया सुमित के घर चली जाना, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। बेटा, होली को कौन रोक सकता है, अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटा। इतना कहते ही रानी की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। रानी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट चुका था। एक ही पल में दोनों माता पिता को उसने खो दिया। रानी बहुत रोती है और उसके बाद अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देती है। रानी अंतिम संस्कार करने के बाद अपने मामा के घर चली जाती है और वहाँ जाकर उन्हें सब बता देती है। तभी रानी के मामा कहते हैं, रानी बेटा, उर्मिला और केशव के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम उनके अंतिम संस्कार में आना चाहते थे, लेकिन कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए हम आ नहीं सके। रानी बेटा, अब तुम चिंता मत करो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम आराम से रहो। हाँ हाँ, आराम से रहो। पैसे तो पेड़ पर लग रहे हैं ना। घर में एक जवान बेटी पहले ही है, अभी उसके भी हाथ पीले करने हैं, और एक जवान लड़की घर में आ चुकी है। अब इसका खर्चा पानी भी हमें ही उठाना पड़ेगा। ऐसा कहकर कमला मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद कमला रानी के पास आती है और उससे कहती है, देख मनहूस लड़की, मैंने सुमित की वजह से तुझे कुछ नहीं कहा, अपने घर में रहने की परमिशन दी, लेकिन इस बात का यह मतलब नहीं कि मैं तुझे मुफ्त में यहाँ रहने दूंगी। तुझे घर का सारा काम करना होगा, झाड़ू पोंछा, कपड़े धोने और पूरी किचन को भी तू ही संभालेगी। मेरी बात अच्छी तरह से समझ रही है ना? मामी जी, माँ ने मुझसे कभी कोई काम नहीं कराया। मैं तो सिर्फ पढ़ाई करती थी और मुझे मॉडल बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैं एक्टिंग किया करती थी। इसके अलावा तो मुझे कुछ और नहीं आता। मामी जी, इतना सारा घर का काम मैं नहीं कर पाऊंगी। आता है या नहीं आता मुझे कुछ नहीं पता, घर का काम तो तुझे ही करना होगा, तभी तो इस घर में रह पाएगी। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। बेचारी रानी को घर का कोई काम नहीं आता था, लेकिन फिर भी वह बहुत मुश्किल से झाड़ू पोंछा करती है, कपड़े धोती है, इस्त्री करती है और उसके बाद जला भुना खाना भी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। जला हुआ खाना देखकर
कमला की बेटी सुनैना कहती है, मम्मी सारा खाना जला हुआ है। मैंने आपसे पहले ही मना किया था इस नौकरानी से खाना मत बनवाना, लेकिन फिर भी आपने इससे खाना बनवाया। सारा मूड ही खराब कर दिया। मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में खा लूंगी। ऐसा कहकर सुनैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी कमला उठती है और रानी के एक जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, मनहूस तूने जानबूझकर जला हुआ खाना बनाया था ना कि मेरी बेटी भूखी रह जाए। अब तुझे 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। घर का सारा काम करेगी भूखी रहकर, तब तुझे पता चलेगा। और जितनी जल्दी हो सके खाना बनाना सीख जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। बेचारी रानी के ऊपर उसके माता पिता की मृत्यु के बाद बहुत अत्याचार हो रहा था। कहाँ रानी अपने माता पिता के साथ एक शहजादी वाली जिंदगी जी रही थी, और कहाँ आज उसके साथ एक नौकरानी से भी बुरा बर्ताव हो रहा था। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। रानी भूखे पेट पूरे घर का काम करती है और उसके बाद अपनी मामी के पास जाती है और कहती है, मामी जी आज 3 दिन हो गए, आपने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। अब तो मुझे खाने के लिए दे दीजिए और मैं पहले से बेहतर खाना बनाने लगी हूँ। धीरे धीरे और अच्छा बनाने लगूंगी। ठीक है, मैंने तेरी प्लेट निकाल कर रख दी, किचन से जाकर ले ले। रानी खुशी खुशी अपना खाना लेने जाती है कि 3 दिन बाद उसे कुछ खाने के लिए तो मिलेगा, लेकिन वहाँ जाकर रानी देखती है तो सूखी हुई एक रोटी चटनी के साथ रखी होती है, जिसे देखकर रानी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। रानी बहुत मुश्किल से उस सूखी रोटी को खाती है और उसके बाद अपनी माँ की फोटो देखकर बहुत रोती है। माँ पिताजी, जब आप दोनों जिंदा थे तो मैं कितनी खुश थी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। लेकिन आज तो मुझे रोटी तक नसीब नहीं हो रही। 3 दिन बाद मिली, वो भी सूखी हुई रोटी। मेरी कितनी बुरी किस्मत है। माता पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कितना अच्छा होता अगर आप लोग मेरे साथ होते, या फिर उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ होती और मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती। कम से कम मुझे मामी के अत्याचार से तो छुटकारा मिल जाता। ऐसा कहकर रानी जोर जोर से रो रही थी। तभी उसकी माँ की फोटो से आवाज आती है, रानी बेटा इस तरह से मत रो, मुझसे तुम्हारी तड़पन नहीं देखी जा रही। रानी बेटा, तुम्हें याद है तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें एक गोल्डन लहंगा दिया था। वो कोई मामूली लहंगा नहीं है, वो जादुई गोल्डन लहंगा है। मुझे एक साधु बाबा ने दिया था और कहा था मैं तुम्हें 18वें जन्मदिन पर दूं, और मैंने तुम्हें दिया। लेकिन बेटा अब तुम्हें उसकी जरूरत है। हाँ माँ, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। आप लोगों का आखिरी गिफ्ट आखिर वही तो था। माँ, जादुई गोल्डन लहंगे से क्या होगा? रानी बेटा, जादुई गोल्डन लहंगे से तुम जो भी कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और तुम्हें कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। सभी काम जादुई गोल्डन लहंगा कर देगा। अब तुम कमला और सुनैना के अत्याचार से बच सकती हो। रानी बेटा, तुम्हें जादुई गोल्डन लहंगे से अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी मिलेंगी। मेरी बच्ची के सभी कपड़े कितने फटे पुराने और गंदे हो चुके हैं। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सब दुख परेशानी को दूर कर दिया। अब मैं जादुई गोल्डन लहंगे से अपने लिए अच्छे अच्छे पकवान मांगूंगी। 3 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, आज खाने के लिए मिली वो भी सूखी रोटी। रानी तुरंत अलमारी से अपनी माँ का जादुई गोल्डन लहंगा निकालती है और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और उसके बाद जादुई गोल्डन लहंगे से अपने लिए स्वादिष्ट खाना मांगती है। तभी रानी के सामने स्वादिष्ट खाना आ जाता है। रानी 3 दिन बाद पेट भरकर खाना खाती है, और उसके बाद उसकी मामी ने उसे जो भी काम दिया था रानी जादुई गोल्डन लहंगे की मदद से सभी काम कर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रानी की कॉलेज की फ्रेंड आती है, आरती। रानी, तुम्हारा मॉडल बनने का सपना पूरा हो गया। तुमने हमारे कॉलेज में जो मॉडलिंग ऑडिशन हुए थे उसमें ऑडिशन दिया था ना, उसमें तुम सिलेक्ट हो चुकी हो। कल ही तुम्हें मुंबई जाना है। अपनी पैकिंग कर लो। अब देखना, तुम्हें बड़ी मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तू सच कह रही है आरती, सच में तूने मुझे बहुत बड़ी खबर आकर सुनाई। अब मैं मामी जी से बात करके कल ही मुंबई के लिए निकल जाऊंगी। मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाएगा।
अगर आज माता पिताजी जिंदा होते तो कितना खुश होते। चल ठीक है यार, अपना ख्याल रखना, मॉडल बनकर अपने फ्रेंड्स को भूल मत जाना। ऐसा कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुनैना भी मॉडल बनना चाहती थी। जब इस बात की खबर सुनैना को लगती है कि रानी का सिलेक्शन हो गया है तो वह आग बबूला हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी आपको पता है उस नौकरानी का मॉडलिंग में सिलेक्शन हो गया है। मम्मी मैं कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन मेरा तो कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मैं मॉडल नहीं बन सकती तो वो नौकरानी भी मॉडल नहीं बनेगी। आप मेरी बात समझ रही हो ना? सुनैना बेटा, अगर हम उस करमचली का चेहरा ही खराब कर दे, उसके सभी बाल काट दे तो कैसा रहेगा? फिर उसे कौन अपनी मॉडल बनाएगा? हैं? हम उसे बदसूरत कर देंगे और उसके बाद मनहूस किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। हमारे घर में नौकरानी की तरह बस काम ही काम करती रहेगी। ऐसा कहकर कमला और सुनैना रानी को बदसूरत करने का प्लान बना लेती हैं ताकि वह मॉडल ना बन सके। कुछ समय बाद जब रानी अपनी मामी से परमिशन लेने के लिए आती है, पहले तो कमला रानी के थप्पड़ मारती है और उसके बाद सुनैना कैंची लाकर उसके सभी बाल काटने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ जादुई गोल्डन लहंगा आ जाता है और दोनों माँ बेटी के हाथों में आग लगा देता है। दोनों को बहुत जलन होती है, दोनों बहुत चिल्लाती हैं। मनहूस खड़ी खड़ी देख रही है, ये नहीं कि हम दोनों माँ बेटी की आग बुझा दे। जल्दी, हमें बहुत जलन हो रही है, हमारी आग बुझा वरना हम इस आग में जलकर मर जाएंगे। कमला और सुनैना, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा दुष्ट हो। तुम बेचारी को बदसूरत करके उसे मॉडल बनने से रोकना चाहती थी। तुमने उसके साथ अब तक जो किया वो कम था क्या, जो तुम अब उसे बदसूरत करने जा रही थी? अब तुम दोनों माँ बेटी इसी आग में जलकर मर जाओगी और रानी मुंबई जाकर एक बड़ी मॉडल बन जाएगी। जादुई गोल्डन लहंगे, तुम मामी और सुनैना दीदी की आग बुझा दो। मैंने इन्हें माफ किया, इन्होंने आज तक मेरे साथ जो भी कुछ किया। अगर हम भी इनके जैसे हो जाएंगे, इनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इनकी मृत्यु हो जाए। रानी की बातें सुनकर कमला और सुनैना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। दोनों रानी से माफी मांगती हैं। तभी जादुई गोल्डन लहंगा भी दोनों की आग बुझा देता है। रानी दोनों को माफ कर देती है और उसके बाद जादुई गोल्डन लहंगे की मदद से मुंबई चली जाती है। वहां जाकर रानी मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करती है और उसके बाद एक बड़ी मॉडल बन जाती है। आज रानी जादुई गोल्डन लहंगे की मदद से एक बड़ी मॉडल बन जाती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में सुमित्रा अपने 3 बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सुमित्रा के पति का निधन हो गया था, जिसकी वजह से तीनों बच्चों की जिम्मेदारी सुमित्रा के ऊपर आ चुकी थी। सुमित्रा अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई किया करती थी। वह बहुत अच्छी सिलाई करती थी, लेकिन सुमित्रा को उसके हुनर के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से कभी कभी तो उसे अपने बच्चों के साथ भूखा रहना पड़ जाया करता था। सुमित्रा की एक 17 वर्ष की बेटी थी दिव्या और एक 8 वर्ष की बेटी थी सुमन और एक 5 वर्ष का बेटा था रोहन। एक दिन सुमित्रा अपने हाथ के बहुत सुंदर सुंदर तैयार किए हुए कपड़े एक पोटली में बांधती है। तभी दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ मैं 1 हफ्ते से लगातार देख रही हूँ आप रात दिन सिलाई करती हैं और जो भी आपने कपड़े सिलकर तैयार किए हैं आप उन्हें बांधकर कहाँ लेकर जा रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करने वाली हैं? दिव्या मेरी प्यारी बच्ची, मैं इन सभी कपड़ों को शहर लेकर जा रही हूँ। तुझे तो पता ही है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन यह गांव वाले हैं कि मुझे ज्यादा पैसे देते ही नहीं हैं, इसलिए मैं शहर इन कपड़ों को बेचने जा रही हूँ। वहाँ इन कपड़ों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। तुम देखना, अब जो तुम्हें 1 समय का खाना मिलता है ना, उसके बाद तुम्हें 2 समय का खाना मिलने लगेगा। दिव्या तुम बड़ी हो, मेरे जाने के बाद अपने दोनों भाई बहन का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, मैं जल्दी कपड़े बेचकर वापस आ जाऊंगी और जब तक मैं वापस आऊंगी उतना राशन घर में रखा है। ऐसा कहकर सुमित्रा अपने हाथ से बने हुए सभी कपड़ों की पोटली बांधकर और अपने बच्चों से विदा लेकर शहर के लिए निकल जाती है। शहर जाने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिसे नाव में बैठकर पार करनी पड़ती थी। सुमित्रा अपनी पोटली समेत नाव के अंदर बैठ जाती है।
लेकिन तभी बहुत तेज तूफान आता है और वह नाव डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से सुमित्रा अपने कपड़ों की पोटली समेत नदी के अंदर बहकर कहीं गुम हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर पर दिव्या, सुमन और रोहन अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे और घर में जो भी कुछ राशन था वह भी खत्म हो गया था। तभी सुमन दिव्या से कहती है, दीदी दीदी, पता नहीं माँ कहाँ गुम हो गई। 5 दिन के लिए कहकर गई थी और आज पूरे 10 दिन हो गए। उन्हें तो अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि घर में कितना कम राशन था। ये 10 दिन हमने किस तरह से गुजारे हैं हमें ही पता है। सुमन, यह माँ के बारे में तुम किस तरह से बातें कर रही हो? माँ मौज मस्ती के लिए तो शहर नहीं गई, वे हमारे अच्छे के लिए ही तो शहर गई है। पता नहीं कहीं माँ के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुम रोहन का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। शहर को जाने वाले रास्ते पर पता कर आती हूँ आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर दिव्या शहर को जाने वाले रास्ते यानी कि नदी के पास जाकर वहाँ के लोगों से मालूम करती है तो उससे एक औरत कहती है, बेटा कहीं तुम उस औरत के बारे में बात तो नहीं कर रही जिसने रेड साड़ी पहन रखी थी और हाथ में कपड़ों की पोटली थी? बेटा उसके साथ तो बहुत गलत हुआ। जैसे ही वह नाव में बैठी तभी बहुत तेज तूफान आ गया और नाव के साथ बहकर पता नहीं कहाँ चली गई। लगता है अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रही। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माँ हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। वह तो शहर जा रही थी, माँ हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? अब हम उनके बिना कैसे रहेंगे? घर पर रोहन कितना छोटा है, वह माँ के बिना कैसे रहेगा? और घर में तो राशन भी नहीं है। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? माँ अब तो हमारे अच्छे के लिए शहर जा रही थी, लेकिन हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो गया? पहले पिताजी और अब आप। नहीं माँ, आप हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आप जहाँ भी जल्दी से वापस आ जाइए माँ, वापस आ जाइए आप। वह औरत दिव्या को दिलासा देती है और दिव्या उदास होकर घर आ जाती है और घर आकर अपने छोटे भाई बहन को अपनी माँ की मौत के बारे में बता देती है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा रोते हैं। तभी दिव्या सुमन और रोहन से कहती है, सुमन और रोहन, हमारी किस्मत में जो भी लिखा था वह हमारे साथ हो चुका है। लिखे को कौन मिटा सकता है? तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। मुझे थोड़ी सिलाई करनी आती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुटीक पर जाकर नौकरी करूंगी और वहाँ से जो भी कुछ पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम दोनों का पालन पोषण करूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मेरे प्यारे भाई बहन आज और पानी पीकर अपना गुजारा कर लो। और अगले दिन बुटीक पर जाती है। तभी बुटीक मालकिन कहती है, देखो पहले तुम्हें हमें लहंगा सिलकर दिखाना होगा कि तुम कैसे सिलाई कर लेती हो, उसी के बाद हम तुम्हें नौकरी दे पाएंगे। मालकिन के इतना कहते ही दिव्या सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और बहुत मेहनत और लगन से एक बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार करती है, जिसे देखकर बुटीक मालकिन दंग रह जाती हैं और वह तुरंत उसे नौकरी दे देती हैं और एडवांस पैसे भी। अब दिव्या अपने घर के लिए बहुत सारा राशन लेकर जाती है और शाम को स्वादिष्ट अपने दोनों भाई बहन के लिए खाना बनाकर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। दिव्या बुटीक पर बहुत मेहनत से काम कर रही थी और पैसे कमा रही थी और अपने दोनों भाई बहन का पालन पोषण कर रही थी। अब दिव्या के घर के हालत पहले से थोड़े बेहतर हो जाते हैं। एक दिन बुटीक मालकिन दिव्या से कहती हैं, देखो दिव्या, हमारे बुटीक पर तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ और कल ही मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 50 लहंगों का और ये ऑर्डर मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। इसके तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। देखो दिव्या, तुम मुझे निराश मत करना। तुम तो जानती हो कि मेरी एक ब्रांच दूसरे गांव में भी है, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे तुम ही इस बुटीक को संभालोगी और ये ऑर्डर भी पूरा करोगी, ठीक है? मालकिन जी, आप चिंता ना करो, मैं इस बुटीक को बिल्कुल अपना जैसा ही समझूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और समय रहते ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा। बुटीक मालकिन दिव्या के ऊपर भरोसा करके उसके ऊपर बुटीक की सारी जिम्मेदारी छोड़कर दूसरे गांव चली जाती हैं। लेकिन बुटीक में एक लड़की थी काजल, जो हमेशा दिव्या से जलती थी, उसकी तरक्की से जल रही थी। तभी वह अपने साथ की एक लड़की से कहती है,
अंजलि देखो तो, हम दोनों कितने समय से इस बुटीक पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी आधी उम्र तो इसी बुटीक पर लगा दी, लेकिन मालकिन को हमारे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है और कल की आई लड़की को पूरी बुटीक की जिम्मेदारी दे दी, और जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है वो भी। इस तरह से तो ये हमसे कितने आगे बढ़ जाएगी। हमें इसे अभी रोकना चाहिए, वरना तो हमारा पत्ता साफ ही समझो। हाँ काजल, कहती तो तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुमसे ज्यादा चतुर और चालाक कौन हो सकता है। अब तुम ही कोई प्लान बनाओ कि तुम इस दिव्या की बच्ची को किस तरह से रास्ते से हटाती हो। इतनी आसानी से मैं इस रास्ते से नहीं हटाऊंगी। पहले इसे मेहनत करने दूंगी, उसके बाद इसकी सारी मेहनत पर ऐसे पानी फेरूंगी जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकती। ये हमारे रास्ते में आई है ना, और अपने दुश्मन को रास्ते से हटाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। ऐसा कहकर काजल बहुत हंसती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी दिव्या बुटीक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, रात दिन सिलाई करती है और समय रहते 50 लहंगे बनाकर तैयार कर देती है। तभी काजल सही समय आने पर 50 लहंगों समेत बुटीक के अंदर आग लगा देती है। जब बुटीक मालकिन आकर यह सब देखती है तो वह आग बबूला हो जाती है और वह दिव्या को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, दिव्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुमने मेरा पूरा बुटीक जला दिया और इसके अंदर कितना महंगा महंगा सामान भी रखा था। तुमने कैसे जिम्मेदारी निभाई? पता नहीं मालकिन जी, यह सब कैसे हो गया। ये सब देखकर तो मैं भी बहुत हैरान हूँ। मालकिन जी आपके सामने ड्रामा कर रही है। आपको नहीं पता आपके पीछे हमसे आपकी कितनी बुराई करती थी। आपको बर्बाद करने के लिए ही तो इसने आपके बुटीक में आग लगाई है। दिव्या, मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है, लेकिन तुमने मेरे पूरे 20 लाख रुपए का नुकसान किया है। मुझे नहीं पता कि तुम 20 लाख रुपए कहां से लेकर आओगी, लेकिन मुझे 20 लाख रुपए तुरंत के तुरंत चाहिए। खुद को बेचो, अपने भाई बहन को बेचो, लेकिन मुझे मेरे पैसे ला कर दो, वरना सोच लेना तुम तीनों भाई बहन को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ। दिव्या अपनी मालकिन के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी बात का भरोसा कोई नहीं करता और काजल और अंजलि यह सब देखकर बहुत हंस रही थी। वह जो करना चाहती थी उन्होंने कर दिया। दिव्या रोते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी और अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। माँ, आज आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। अगर मैं अकेली होती तो मैं जेल चली जाती, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन, मैं उन्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकती। लेकिन अगर 20 लाख रुपए नहीं दिए तो मालकिन जी हम तीनों भाई बहन को जेल पहुंचा देंगी। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस तरह से दिव्या बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ पर दिव्या के स्वर्गवासी माँ की आत्मा आती है और वह दिव्या से कहती है, बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे वह इस दुनिया से क्यों न चली जाए। मेरे जाने के बाद तुमने अपने छोटे भाई बहन का कितने अच्छे से ख्याल रखा। मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत अच्छी बहन हो बेटा। मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे देती हूँ। जादुई सोने के लहंगे से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादू चांदी के लहंगे से तुम बुटीक की मालकिन को सच्चाई दिखाना कि बुटीक के अंदर क्या हुआ था। तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी बेटा। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक माँ ही होती है जो मुसीबत में आए अपने बच्चों को निकाल सकती है। जादुई सोने और चांदी के लहंगे देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या अपनी माँ के जादुई सोने और चांदी के दोनों लहंगे अपने घर लेकर आ जाती है और अपने दोनों भाई बहन को उनके बारे में बताती है। तभी रोहन कहता है, देखा सुमन दीदी, माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी किस तरह से मदद की। अगर माँ हमें जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे नहीं देती तो आज हम जेल में होते। दिव्या दीदी, आप जल्दी से जाइए और जादुई चांदी के लहंगे की मदद से अपनी मालकिन को सच्चाई दिखाइए। रोहन के इतना कहते ही दिव्या अपनी मालकिन के पास जाती है और वहाँ जाकर उनसे कहती है, मालकिन जी, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। मैंने मेहनत नहीं की, मैंने ऑर्डर पूरा नहीं किया था। आज आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि आपके बुटीक में आग किसने लगाई और मेरी मेहनत को किसने बर्बाद करना चाहा। यह कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये जादुई चांदी का लहंगा है। इसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि जब हम दोनों यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ पर क्या हुआ था। ऐसा कहकर दिव्या जादुई चांदी के लहंगे से कहती है, माँ के जादुई लहंगे, 1 हफ्ते पहले यहाँ पर जो भी हुआ मालकिन जी को वह सब कुछ नजर आना चाहिए।
दिव्या के इतना कहते ही जादुई चांदी का लहंगा बुटीक मालकिन को सब दिखाता है कि किस तरह से काजल बुटीक के अंदर आग लगा रही है और उसने किस तरह से दिव्या की मेहनत के बने हुए 50 लहंगे बुरी तरीके से जलाए थे। यह सब देखकर बुटीक मालकिन चौंक जाती है और वह दिव्या से माफी मांगती है और पुलिस को लेकर काजल के घर जाती हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देती हैं। काजल को उसके केस की सजा अच्छी तरह मिल जाती है। इस तरह से दिव्या अपनी माँ के दिए हुए जादुई सोने और चांदी के लहंगे की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।